हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी पर्टिकुलर स्पेस में, तो उस स्पेस में किसी पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ये एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी से लिया गया है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना। एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है। ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में, है ना। 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना गिवन है, 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। फिगर ए में ये गिवन है ये चीजें, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, फ्री फॉल होता है, इसका फॉल थ्रू ए डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से ये गिरता है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड ना, फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई है। नेक्स्ट में यहां नेगेटिव है, यहां ये पॉजिटिव है, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी हम डिस्कस करेंगे फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। तो कह रहा है ये यहाँ पे, फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, है ना। फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अनचेंज्ड। एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन फिगर बी। और ये प्रोटॉन है और सेम डिस्टेंस से ये फॉल करता है, 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से, ठीक है। तो कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है, यहां से लेके यहां तक ये कितना टाइम लेगा। अगर ये 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर ये फॉल करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो दोनों ही केसेस में हमें टाइम फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन के केस में टाइम फाइंड आउट करना है और प्रोटॉन के केस में हमें टाइम फाइंड आउट करना है ना। कौन टाइम कम लेता है, कौन टाइम ज्यादा लेता है। कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, है ना। तो ग्रेविटी के अंडर में जो फ्री फॉल होता है उससे हमें कंपैरिजन करना है फिर इस सिचुएशन का, है ना, कि क्या अगर ग्रेविटी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम फ्री फॉल कराते तो वहां पे क्या सिचुएशन होती, ठीक है। तो पहले हमें तो टाइम फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा और प्रोटॉन कितना टाइम लेगा, है ना। तो सॉल्यूशन में देखते हैं हम, चलिए। देखिए डायरेक्शन की बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है। डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है +q और एक नेगेटिव चार्ज है -q, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे होगी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखिए ये इसकी तो डायरेक्शन क्या है, +q चार्ज है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना। और नेगेटिव अगर ये होता तो उसकी डायरेक्शन क्या होती, टूवर्ड द चार्ज, ठीक है, यही तो डायरेक्शन होती। और यहां क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह, एक ही लाइन में है, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो देखिए पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज हो गया और नेगेटिव के लिए टूवर्ड द चार्ज। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे डायरेक्शन। अच्छा, हमें फाइंड आउट करना है टाइम। ओके, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए ये फ्री फॉल का केस जैसा ही है, बिल्कुल फॉलिंग हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है। ये समझ लीजिए आप कि ये एक अर्थ के फील्ड में एक पार्टिकल गिर रहा है, बिल्कुल वैसे ही केस है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस जो काम करेंगी वो वही इक्वेशन काम करेंगी जो फ्री फॉल वाले केस में काम करती है। कौन सी इक्वेशंस होती हैं, S = ut + ½ at², है ना। S डिस्टेंस हमारे पास है, कितनी डिस्टेंस से ये फॉल कर रहा है, हमारे पास क्या है, S = 1.5 सेंटीमीटर, है ना। इसको चेंज कर लेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा, 10⁻² मीटर। S है हमारे पास, U
फ्री फॉल में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है उसकी 0। टी टाइम हमें फाइंड आउट करना है हाफ ए। ए क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना होगा, है ना। एक देखिए, एक इसके दो एक्सीलरेशन होंगे यहाँ पे। एक तो एक्सीलरेशन होगा ग्रेविटी की वजह से, है ना, इसके बीच में ग्रेविटी भी तो होगी इनके बीच में। और एक एक्सीलरेशन होगा इस फील्ड की वजह से। और ये इलेक्ट्रॉन है तो ये कहां जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ही तो अट्रैक्ट करेगा इसे। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पूरी प्लेट पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा, ऐसे अट्रैक्ट ही होगा। और ये यूनिफॉर्म फील्ड है, मींस हर पॉइंट पे फील्ड कैसा है? एक जैसा है। कितनी वैल्यू है? 2.0 10⁴। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है ना। यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही है ना। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही करेगी ये वाली प्लेट, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी जो हम पीछे पढ़ के आए थे किसी चार्ज के लिए, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा था। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा था। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसकी प्लेट के बीच में सब जगह पे, ठीक है। हमें क्या चाहिए? एक्सीलरेशन चाहिए। हमारे पास यहाँ दो एक्सीलरेशन होंगे, एक तो ड्यू टू ग्रेविटी और एक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दो फील्ड है ना यहाँ पे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, और एक ग्रेविटेशनल फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये अपवर्ड और डाउनवर्ड में अगर ये रखा हुआ है तो, ठीक है। तो ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो एक्सीलरेशन होगा उसे हम इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ा होता है। तो वहां पे हम ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा, इसमें जो गिरेगा, ये ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा उसे हम नेग्लिजिबल समझ के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मास बहुत कम होगा। तो यहां पे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सीलरेशन कितना होगा इलेक्ट्रॉन का? एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, ठीक है। फोर्स कौन सा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फोर्स। मास किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हम पढ़ के आए हैं अभी? F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन था? टेस्ट चार्ज। ई किसका फील्ड था? ये सोर्स चार्ज हो गया प्लस क्यू, और इसके लिए ये टेस्ट चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्यू नॉट की जगह कौन आएगा? यहाँ पे टेस्ट चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चार्ज किसका लेंगे हम? इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे। तो Fe कितना हो जाएगा? Fe हो जाएगा हमारा E मल्टीप्लाई बाय कैपिटल E, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाई ई। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, पैनिक नहीं होना, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव साइन से कोई मीन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा तो सिंपल फोर्स कितना होगा? क्यू ई, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू इंटू ई। क्यू कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन है। तो एफ इक्वल्स टू क्या लगाएंगे हम? क्यू ई लगा दो या फिर ई लगा दो। क्यू ई, तो क्यू कौन है? इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हम इन वैल्यूज को यहां रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना आएगा? चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कितना है? 2.0 10⁴ न्यूटन पर कूलम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। सारी वैल्यूज किसमें हैं? एम के एस आई सिस्टम में है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन, ठीक है। इसे हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। एस कितना है हमारे पास? एस मिल गया, देखिए इस इक्वेशन का, दिस यू मिल गया, एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन का मिल गया हमें। हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे। तो टी स्क्वायर हमें पता करना है, तो टी कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से? इसे तो 0 लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एस इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए इलेक्ट्रॉन का मास है, सॉरी एक्सीलरेशन है। तो टी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा ये 2s अपॉन व्हाट? ए इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ए ई और अंडर, ठीक है। तो यहां हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं, चलिए। तो t इक्वल्स टू 2 × 1.5 अपॉन दिस वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू दिस, इसे हम यहां पुट करेंगे 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 2.0 × 10⁴ अपॉन 9.1 × 10⁻31।
अब आप यहाँ खुद कैलकुलेट करेंगे इसे टाइम को, जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो टाइम आएगा उसी का मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लिखूंगा 2.0 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। इतना टाइम लगाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री फॉल होने में। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का टाइम। अब हम निकालेंगे प्रोटॉन का टाइम कितना होगा, प्रोटॉन कितना टाइम लेगा। चेंजेस क्या करने हैं, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन कितना है 2.9 इंटू 10⁻, अभी जस्ट निकाला है हमने ये, -9 सेकेंड टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। इसी में हम चेंजेस कर देते हैं यहाँ पे। समझ लेते हैं हम क्या करना है सेकंड सिचुएशन में। देखिए प्रोटॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे गिरेगा, फ्री फॉल होगा इसका। वही सेम सिचुएशन रहेगी यहाँ पे भी। हम ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन होगा उसे इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि बहुत कम होगा वो। तो प्रोटॉन जब ये फ्री फॉल करेगा तो 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस हमारे लिए वही रहेंगी, यू वही रहेगा। एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा यहाँ पे, है ना, प्रोटॉन के लिए एक्सीलरेशन। तो फोर्स कितना लगेगा प्रोटॉन के लिए, है ना। तो यहाँ प्रोटॉन का चार्ज लेंगे हम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्ज होता है, बस प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है। डायरेक्शन बताती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ डायरेक्शन हमें दिख रही हैं साफ, तो हम ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो यहाँ प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, ई पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं, ई पॉजिटिव भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का चार्ज ले लेंगे। यहाँ हम प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस रहेगा वही। और यहाँ पे हम टाइम फॉर प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 1.5 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का एक्सीलरेशन यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन यहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे और इसका ये अंडर रूट 1.6 10⁻⁻19 इंटू 2.0 इंटू 10⁴ अपॉन व्हाट दिस 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे टाइम फॉर प्रोटॉन को, ये आपका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू आएगी 1.25 इंटू 10⁻⁷, 1.25 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। ठीक है, तो टाइम फॉर प्रोटॉन कितना आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। तो प्रोटॉन इतना टाइम लेगा और इलेक्ट्रॉन इतना टाइम लेगा। अब हम चलिए इसे स्टडी कर लेते हैं किस तरीके से ये एनालिसिस है। देखिए इलेक्ट्रॉन का टाइम देखिए 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। प्रोटॉन का टाइम देखिए 1.25 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। कौन सी वैल्यू बड़ा है, बड़ी है यहाँ पे, है ना। 10⁻⁹ ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है ना। 10⁻⁹ छोटी वैल्यू है और ये वैल्यू बड़ी है। तो इलेक्ट्रॉन जो टाइम ले रहा है वो बहुत कम टाइम ले रहा है और प्रोटॉन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ना। इलेक्ट्रॉन का टाइम कम है, प्रोटॉन का टाइम ज़्यादा है। इसे स्टडी करें अगर हम यहाँ पे, तो इसे एनालाइज करें इसे, तो कैसे बताएंगे हम इसे। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। और जो टाइम है, टाइम किसका, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन दिस फ्री फॉल कंडीशन इज लेस देन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। तो टाइम प्रोटॉन ज़्यादा ले रहा है ना। तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो हैवियर ग्रेटर टाइम ले रहा है। जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट है, प्रोटॉन भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन टाइम ज़्यादा ले रहा है। इलेक्ट्रॉन हल्का है तो इलेक्ट्रॉन टाइम कम ले रहा है ना। यही तो सिचुएशन है यहाँ पे। हैवियर द पार्टिकल टेकन ग्रेटर द टाइम, है ना। जितना ज़्यादा भारी पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा टाइम वो लेगा।
अच्छा, अगर हम फ्री फॉल ग्रेविटी की बात करें, अगर यही सिचुएशन अगर ग्रेविटी में होती तो क्या होता? क्या ये टाइम डिफरेंट होते हैं? अगर इनकी जगह पे ये ग्रेविटी होती, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने हटा दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने हटा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ग्रेविटेशनल फील्ड में हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फ्री फॉल करा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फ्री फॉल करा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड द अर्थ। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास मास है ना, मास है, और प्रोटॉन के पास भी मास है, और दोनों पार्टिकल को हम ग्रेविटेशनल फील्ड में हम क्या कर रहे हैं? फ्री फॉल करा रहे हैं। तो ये सिंपल गिरेंगे नीचे, तो क्या होगा टाइम? क्या ये अलग अलग होंगे, क्या सेम होंगे, कम ज़्यादा होंगे? देखिए, जो फ्री फॉल की कंडीशन में जो टाइम होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है ना। मास पे एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज फिक्स होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे वो ऑब्जेक्ट हल्का है, भारी है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, है ना। मास से कोई फर्क नहीं है, चाहे भारी है ऑब्जेक्ट, चाहे हल्का है। अगर वो वैक्यूम में अगर गिरता है, एयर रेजिस्टेंस वहाँ नहीं है, तो वहाँ टाइम का कोई भी फैक्टर नहीं है। वो सेम टाइम में अर्थ के पास पहुँचेंगे, चाहे वो हल्का पार्टिकल है, चाहे वो भारी पार्टिकल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इस पे मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे ही। देखिए, एक और न्यूमेरिकल है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। 2 point charges Q1, Q2 of 10 to power minus 8 coulomb and minus 10 to power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart, है ना, plus 10 to power minus 8 coulomb और minus 10 to power minus 8 coulomb के दो चार्जेस हैं Q1 and Q2। ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। 0.1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट पे रखे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? 0.1 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए, बी एंड सी शोन इन फिगर। और ये फिगर गिवन है, हमें फिगर ड्रॉ नहीं करना है, फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चंस, ठीक है। और ये 0.1 मीटर, दिस साइड इज 0.1 मीटर, दिस साइड इज ऑल्सो 0.1 मीटर। इट मीन्स दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। अब हमें फील्ड पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है एक पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, और दिस इज सी पॉइंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट गिवन है, इन 3 पॉइंट्स पे हमें क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या क्या होगी, अलग अलग क्या क्या होगी। सबसे पहले हम पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। सॉल्यूशन, हम सबसे पहले पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पता करना है हमें, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, देखिए हम इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से, छोटा सा पार्ट। ये कौन रखा है? Q1 प्लस Q1, है ना, पॉजिटिव है यहाँ पे, तो प्लस Q1। दिस इज पॉइंट ए, इसे मान लेते हैं Q2 गिवन है ही, ये माइनस Q2, ये सिचुएशन है, ठीक है। दिस Q1 माइनस Q2, दो चार्ज गिवन है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ए है। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। रीड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा पार्ट लेके, इतना पार्ट लेके हमने से रीड्रॉ कर लिया है। तो ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, दो तरीके से निकलेगा यहाँ पे। एक तो देखो, चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस, यही तो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, है ना, चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, हमने बताया था कि प्लस चार्ज के लिए क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है? टूवर्ड द चार्ज, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगी डायरेक्शन? इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, क्योंकि इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है सेकंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होगी। तो E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में ही होंगे। E1 किसकी वजह से है? चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 किसकी वजह से है? नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड द चार्ज उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इनकी अलग अलग वैल्यूज अगर हम देखें तो देखिए, हमें क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें एट पॉइंट ए। हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, E1 और E2,
ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए हमें, वो EA होगा। अब कैसे पता करोगे इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना? तो रिजल्टेंट अगर हमें दो वेक्टर्स पता हैं, सेम डायरेक्शन में है दो वेक्टर E1 और E1 एंड E2 सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है इनके बीच में, 0 डिग्री। तो हमें इनका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो EA कितना होगा यहाँ पे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 एंड कॉस ऑफ दिस एंगल बिटवीन दैम, वो कितना है, 0 डिग्री। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, जो रिजल्टेंट R यूज करते हैं। तो रिजल्टेंट ही तो है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कितना होगा, EA कितना होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, EA कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, E1 प्लस E2, है ना? तो E1 और E2 को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो हमने इनका मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, EA मिल जाएगा। अब हमें चाहिए E1 और E2 कितने होंगे, है ना? तो हम यहाँ E1 और E2 निकाल लेते हैं तो EA आ जाएगा हमारे लिए। हमें कौन चाहिए अब, E1 और E2, ठीक है? तो E1 और E2 निकाल लेते हैं। तो E1 कितना होगा, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 0.05 मीटर, दिस। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज दिस, कितनी होगी इसकी वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सा है, Q1 अपॉन डिस्टेंस 0.05 R स्क्वेयर, है ना? यही तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वेयर, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है? तो डिस्टेंस इतनी है, Q1 कितना है, 10⁻⁻8, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। Q1 की जगह कितना रख दिया हमने, 10⁻⁻8। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा यहाँ पे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा 3.6 × 10⁴। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगी E1 की वैल्यू। ऐसे ही हम E2 पता करेंगे, क्या होगा, 9 × 10⁻9 चार्ज कितना है Q2, भाई पॉजिटिव नेगेटिव से तो कोई इफेक्ट नहीं, मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं, तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर। तो E1 ये भी कितना आएगा, 3.6 × 10⁴। तो दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव में इक्वल अमाउंट में है ना, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो E1 और E2 हमें दोनों पता लग गई, दोनों वैल्यूज, तो हमें इनको यहाँ पुट कर देंगे। तो E1 कितना है, सेम है दोनों ही वैल्यूज, 3.6 × 10⁴ प्लस 3.6 × 10⁴। तो कितनी आएगी ये वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 6 = 12, 2 1, 2 3 = 6 और 1 7.2 × 10⁴। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ये होगी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है? तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इतना, और डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही वेक्टर एक डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है? तो ये होगी वैल्यू। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। बी कौन सा पॉइंट है, जस्ट इसके लेफ्ट में, चार्ज Q1 के जो लेफ्ट में है, प्लस 10⁻⁻8 कूलम के जो लेफ्ट में पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, यहाँ पे इस दिस पॉइंट, है ना? तो यहाँ हमें बी पॉइंट पे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन है, Q1, सॉरी इसी फिगर को ले लेते हैं यहाँ पे, ये दिस पॉइंट हो गया यहाँ पे ये। अब इसे हटा देते हैं ए को, ठीक है? अब हमें यहाँ पता करना है बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए
Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे B पे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड द चार्ज, टूवर्ड Q2, दिस, है ना। तो ये होगी E2 की डायरेक्शन, ये चार्ज 2 की वजह से होगा, है ना। और रिजल्टेंट चाहिए तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो E एट B कितना होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 180 डिग्री, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। और cos 180 कितना होता है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 है, 2E1 E2। तो E एट पॉइंट B कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो E1 माइनस E2। तो डिफरेंस होगा या तो E1 माइनस E2 हो सकता है या फिर E2 माइनस E1 हो सकता है। तो हम यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं, स्क्वायर में कुछ भी हो सकता है, तो ये कैंसिल आउट। तो E एट पॉइंट B कितना होगा, E1 डिफरेंस E2, ठीक है। मैग्नीट्यूड पता करें तो पॉजिटिव ले लेंगे, उसकी डायरेक्शन हम देख लेंगे, जो बड़ा होगा उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो E एट पॉइंट B कितना होगा, E एट पॉइंट B निकालते हैं हम। तो E1 और E2 हमें फाइंड आउट करने होंगे। चलिए, E1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 चार्ज 1 की वजह से, है ना। तो Q1 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, 0.05 मीटर गिवन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है B पॉइंट पे 0.05 स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू लगा देते हैं 10⁻⁸। Q1 कितना है, 10⁻8। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, आप इसे जानते ही हो। तो E1 कितना हो गया, डायरेक्ट रिजल्ट पहले की तरह, पहले भी हम इसे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो E1 कितना आएगा निकल के, 3.6 इंटू 10⁻4 दिस न्यूटन पर कूलम। तो ये आएगा E1। तो अब E2 को कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे। E2 कितना होगा, ऐसे ही 9 इंटू 10⁹, चार्ज तो वही रहेगा, Q1 तो प्लस में है और Q2 माइनस में है, तो 10⁻⁸। साइन तो हमें लेना ही नहीं है, और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, B की डिस्टेंस कितनी है चार्ज 2 से, देखिए ये तो 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 0.1 मीटर, और 0.05 ये, तो कितनी होगी 0.15 का स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिखे दे रहा हूँ मैं। डायरेक्ट रिजल्ट आएगा इसका 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। ठीक है, तो E1 और E2 हमें दोनों ही मिल चुके हैं। तो यहाँ से हम E एट पॉइंट B निकाल लेते हैं। E एट पॉइंट B कितना होगा, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है इन दोनों का। तो E एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू E1 डिफरेंस E2। E1 कितना है, 3.6 इंटू 10⁻4 डिफरेंस। E2 कितना है, 4 इंटू 10⁻3, है ना। तो यहाँ इनको माइनस करना है। चलिए यहाँ से हम एक पावर और ऐड कर देते हैं इसमें, 10⁻4, और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं 0 पॉइंट। तो सिंपल है, ये बड़ा है और ये छोटा है, 10⁻4 सेम पावर हो गई है 10 की यहाँ पे। तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 3.6 में से 0.4, तो 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। ओके, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B की वैल्यू। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। डिफरेंट पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज पता कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फिगर से तो कोई काम है नहीं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C चाहिए। अब हमें C जो टॉप पे है पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, यहाँ देखिए दिस एट दिस पॉइंट। अब यहाँ डायरेक्शंस देखते हैं जरा, हम फिगर में वैसे गिवन है और देख लेते हैं। देखिए ये प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होती है, अवे, दिस इज अवे फ्रॉम द चार्ज E1। ये माइनस चार्ज है जो Q2 है, नेगेटिव है ना,
तो इसके लिए जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, टूवर्ड द चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड द चार्ज, ये E2 की डायरेक्शन है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, इन दोनों के कहीं बीच में होगा, E दिस, और E1 और E2 के बीच में एंगल गिवन है हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें E1 और E2 निकाल के उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले निकाल लेते हैं हम मैग्नीट्यूड कितना होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और ये 120 cos 120 डिग्री। ठीक है, cos 120 की डिग्री की वैल्यू की cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 एंड -1/2, दिस 2 कैंसिल। तो E एट पॉइंट C कितना होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस E1 E2। ओके, तो ये होगी यहाँ पे वैल्यू। चलिए E1 और E2 हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। हम E1 और E2 कितने होंगे, है ना। तो E1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 किसकी वजह से है, दिस चार्ज 10⁻⁻8 कूलम। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 0.1 स्क्वायर। डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻9 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही E2 आप निकालेंगे, 9 × 10⁻9 इंटू E2 किसकी वजह से, दिस चार्ज कितना है ये, -10⁻⁻8। तो माइनस साइन तो लेना नहीं है, और डिस्टेंस वही 0.1, तो सेम इक्वेशन है 0.1। तो यही वैल्यू आएगी निकल के 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे बस। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, E1 और E2। अच्छा, E1 और E2 दोनों सेम है। E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू कितना है, 9 × 10⁻3। उसे हम E मान लेते हैं क्योंकि इक्वेशन में पुट करते हैं। चेक कर लेते हैं यहाँ इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। E1 कितना है, E मान लिया हमने, वो E कंसिडर कर लिया, प्लस E स्क्वायर माइनस E है ना। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, E स्क्वायर। तो E स्क्वायर कैंसिल आउट, है ना। E एट पॉइंट C निकाल रहे हैं हम, और ये कैंसिल हो जाएगा इस अंडर रूट से। तो कितनी होगी वैल्यू, E। तो E एट पॉइंट C कितना होगा, E के इक्वल। और E किसके इक्वल लिया है हमने, 9 × 10⁻3 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की A, B एंड C पॉइंट्स पे। तो ये न्यूमेरिकल्स थे इनके बेसिस पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अभी तो हम पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम डिफरेंट शेप्स के लिए पढ़ेंगे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होता है डिफरेंट बॉडीज पे ना, वॉल्यूम में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हम किसी एक वॉल्यूम को चार्ज देंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सरफेस को चार्ज देंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक लाइन वायर की फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम चार्ज देंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी आउटसाइड पॉइंट पे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।